आज जो हम लोग टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक जो है वो आपको आपकी समझ लो पूरे अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेट करते हो आगे चल के तो आपके कंप्लीट करियर के अंदर आपकी इससे जान नहीं छूटने वाली। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है आप करते रहोगे हमेशा और रोज़ाना इस पे काम करोगे। ठीक है, अच्छा इस चीज़ को वैसे कहते हैं गिट। क्या कहते हैं? गिट। अच्छा, गिट पे आने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊं कि क्या होता था। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में इसमें काम करते हैं तो हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म की फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, उन्हीं पे हम काम कर रहे होते हैं। जैसे अभी आपने देखा था, आप HTML की फाइल पे आप काम करते थे, CSS की फाइल पे, मतलब सिंपल फाइल्स ही है ना आपको, आपके पास जो प्रोजेक्ट्स के अंदर आप जो यूज़ करते हो। तो अब इसके अंदर इसमें यूज़ करते वक्त हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। प्रॉब्लम्स ये आती थी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोजेक्ट है और वो बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक अकेले आपने काम नहीं करना, या आपके साथ 4 लोग और हैं, 5 लोगों की एक टीम है, उस टीम ने उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ज़्यादातर बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर यही होता है कि कोई भी एक प्रोजेक्ट किसी एक बंदे के हाथ में नहीं रहता, वो टीम्स के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, उसमें हर किसी को उसका रोल समझाया जाता है कि आपने ये काम करना है, आपने आपका ये काम है, आपका ये काम है, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊँ कि अगर आप व्हाट्सएप की अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो वो सारा का सारा जो है ना एक ही बंदे को नहीं दे दिया जाएगा काम। उसमें कहा जाएगा कि भाई चैट्स वाला जो काम है वो ये बंदा कर ले, ठीक है, और ग्रुप्स वाले जो काम है वो ये बंदा कर ले, ठीक है, और इसी तरीके से ऑडियो कॉल का काम ये बंदा करेगा, वीडियो कॉल का काम ये बंदा करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट लोगों में। अब प्रॉब्लम क्या आती थी? पहली प्रॉब्लम तो सबसे ज़्यादा ये आती थी कि जब सब लोग एक साथ काम कर रहे होंगे एक ही फ़ोल्डर के ऊपर, तो काम में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएँगी। ठीक है? ऐसा कुछ होना चाहिए कि सब लोग अलग-अलग जगह पे काम करें और फिर इन द एंड उन तमाम लोगों के काम को एक जगह पे मर्ज कर लिया जाए। ठीक है? ऐसी कोई चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी। दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम दूसरी ये आती थी कि हमें जो है ना हिस्ट्री हमेशा चाहिए होती है कि हम प्रोजेक्ट में हमने कैसे-कैसे काम किया और कब किस जगह पे कौन-सी चेंजेस हमने की थी। ठीक है? तो ये चीज़ें हमें बहुत रिक्वायर्ड होती हैं आगे चल के, आप ये भी देखोगे। ठीक है? तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप पहले हमारे पास जो है ना कोई एक फ़ीचर था, हमने उस फ़ीचर को हटा दिया उस अपनी एप्लीकेशन में से या फिर अपने वेबसाइट में से, कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं उस जगह से हमने अपने सॉफ्टवेयर में से वो चीज़ हटा दी। अब बाद में हमें वही चीज़ दोबारा चाहिए, पब्लिक की डिमांड आ रही है कि यार ये बड़ा अच्छा फ़ीचर था, आपने क्यों हटा दिया? हमें वही चीज़ वापस रखनी है। तो अगर हमने जो चीज़ हटा दी थी, अब हम क्या करेंगे? या तो हम ये करें कि उसको दोबारा से पूरा बनाएँ, है ना? जिसमें मेहनत लगेगी अच्छी खासी, ऑलरेडी एक चीज़ हमारे पास पहले से बनी हुई थी, तो ये प्रॉब्लम्स आती थी कि हमारे पास हिस्ट्री मौजूद हो कि हमने कब कौन-सी चीज़ को रखा, कौन-सी चीज़ को हटाया। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपने अभी क्या कहते हैं, कोई चीज़ कर ली और अभी आपने जो टेस्टिंग की ना तो वो सही चल रहा था। लेकिन बाद में जब आपने कोई और काम किया ना तो उसकी उस पुराने काम की वजह से उस नए काम के अंदर मसले आने लगे। तो आपको देखना पड़ता है पीछे जाके कि यार वो वाला जो मैंने काम किया था उसमें मैंने क्या-क्या चीज़ें की थी। कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हो पा रहा। ठीक है? तो इस तरीके के मसले आते हैं, तो इसमें फिर हमारे पास हिस्ट्री की नीड आती है कि हमारे पास पूरी हिस्ट्री अवेलेबल हो कि हमारे कोड में हमने क्या-क्या काम किया, कब हमने कौन-सी चेंजेस की। ठीक है? कब हमने पी का टैग लगाया, कब हमने पी का टैग हटा दिया, कब हमने यूएलएलआई बनाए, कब हमने ओएलएलआई बनाए, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? इस चीज़ के लिए हमारे पास अच्छा तीसरा ये दूसरी चीज़ थी, एक और चीज़ हमारे पास तीसरी जो चीज़ थी, उसमें हमारे पास एक इश्यू था, वो ये था कि हमारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमारे पास होते हैं वर्जन्स। क्या होते हैं? वर्जन्स होते हैं। वो आप अक्सर देखते रहते हो कि आपके पास जो प्ले स्टोर है उसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर अपडेट्स आती रहती हैं। ठीक है? यानी हर सॉफ्टवेयर के ऊपर कंटिन्यूअसली काम होता रहता है। वो बेहतर से बेहतर होता जाता है, उसमें नए फीचर्स ऐड होते जाते हैं, उसमें से बग्स जो हैं वो फिक्स होते जाते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हम कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। तो हमारे पास हम क्या करते हैं, जब भी कोई नया काम हम करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर तो हम उसको एक नाम दे देते हैं, उसको एक नंबर दे देते हैं कि ये वर्ज़न नंबर ये वाला है। ठीक है? ताकि हमें याद रहे कि अगर कोई हमें रेफ़रेंस बताए ना कि यार मेरे पास ये वाला इश्यू आ रहा है, तो हम उससे पूछें कि भाई आप ज़रा अपना वर्ज़न नंबर बताओ कि वर्ज़न क्या है? कौन-सा चल रहा है? वो वर्ज़न बताएगा तो हम देख के चेक करके बता दें कि यार इस वाले वर्ज़न के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, ठीक है? जो हमने बाद में फ़िक्स कर दी हो।
तो हम उसको बताएंगे कि यार ये वाले जो वर्जन है ना इसके अंदर ये वाला मसला था, ये हमने इस वाले वर्जन में फिक्स किया है, तो आप इसको अपडेट कर लो, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ये भी एक इशू था, ठीक है, कि हम वर्जन्स को हम कैसे देखें, वर्जन्स की कैसे मैनेजमेंट करें। फिर इसका जो सॉल्यूशन निकाला, इन तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला एक टूल ने। उस एक जो टूल आया उसको हम कहते हैं VCS। क्या कहते हैं? VCS। VCS का मतलब है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। क्या कहते हैं? वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था, एक टूल था कि जिसके अंदर आप क्या कहते हैं ये वाले काम सारे कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आए, डिफरेंट टूल्स आए कि जो कि हमें ये तमाम काम करके देने लगे। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थी सारी, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व करके देने लगे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आई। इसमें पहले क्या कहते हैं SCM और इस तरह के और भी बहुत सारे टूल्स थे, लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट टूल जो चल रहा है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा क्या समझ लो 99% हर जगह पे अब यूज़ हो रहा है, उसका नाम है गिट। क्या कहते हैं उसको? गिट। गिट जो है एक टूल है, ठीक है, और एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम आप इसको कह सकते हो। तो जो गिट है वो क्या करता है, वो आपके यही वाले जो भी मैंने प्रॉब्लम्स आपको एक्सप्लेन की, इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास लेके आता है। बस समझ नहीं? अच्छा, अब गिट क्या कहता है? गिट के जब आप गिट पे काम करोगे तो गिट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको गिट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी किस्म की, वरना आपके लिए रोज़ाना का सर दर्द रहेगा गिट को यूज़ करना, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज आप जो है ना वो अच्छी तरीके से गिट को यहाँ से समझ के जाओ। सही है? ठीक है। अच्छा, तो आज हम 2 चीज़ें करेंगे, एक हम गिट को समझेंगे और एक गिट ही को यूज़ करते हुए हमारे पास एक ऑनलाइन टूल है गिटहब, ठीक है, उसको भी देखेंगे। गिट को भी और गिटहब को भी। अच्छा, तो गिट पे आते हैं। पहले गिट क्या कहता है? गिट कहता है कि भाई देखो, आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आप उस सॉफ्टवेयर का सारा काम किसी एक मेन फ़ोल्डर के अंदर तो रखोगे ना? रखोगे ना? ये कहता है उस फ़ोल्डर को रेपॉज़िटरी। क्या कहता है? रेपॉज़िटरी, ठीक है? या शॉर्ट फॉर्म में इसको अक्सर रेपो भी कहा जाता है, ठीक है? तो आपको रेपो या रेपॉज़िटरी कहा जाए कभी भी, तो आपने समझ जाना है कि ये बात किसकी हो रही है, आपके प्रोजेक्ट के मेन फ़ोल्डर की बात हो रही है। तो रेपॉज़िटरी पे जब आप काम करते हो किसी भी रेपॉज़िटरी के अंदर, अब इस रेपॉज़िटरी के अंदर डिफरेंट आपकी जितनी भी प्रोजेक्ट की फाइल्स हैं वो सारी की सारी इसी फ़ोल्डर के अंदर होंगी, इसी रेपॉज़िटरी के अंदर होंगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक और, अब इसके बाद एक नया इसका रूल आता है कि ये कहता है कि भाई आप जब भी कोई भी काम अपने कंप्यूटर में करते हो, फॉर एग्जांपल index.html की फ़ाइल आपके पास है आपके रेपॉज़िटरी के अंदर, ठीक है, यानी आपके प्रोजेक्ट के मेन फ़ोल्डर के अंदर आपके पास index.html की फ़ाइल है, सही है। अब इस फाइल के अंदर अगर आप कुछ भी चेंज करते हो तो वो लोकल चेंज होगा आपका। क्या होगा? वो आपका लोकल चेंज होगा, यानी आपने अपने लोकल कंप्यूटर में चेंज किया है, लेकिन गिट अभी उस चेंजेस को नहीं मानेगा, उस चेंज को नहीं मानेगा। सही है? गिट क्या करेगा? गिट उस चेंज को अभी नहीं मानेगा। गिट कैसे मानेगा उस चेंज को? गिट मानेगा जब आप उस चेंज की कमिट बना देंगे। क्या करेंगे? कमिट बनाएंगे। अब गिट के अंदर होती हैं कमिट्स, ठीक है। कमिट्स क्या होती हैं? कमिट अगर किताबी डेफिनेशन बताऊँ ना तो कमिट जो है वो सिंपल एक स्नैपशॉट है, ठीक है। आपका जितना भी कोड है ना उस कोड की करंट हालत का एक स्नैपशॉट है, उसको हम कहते हैं कमिट, ठीक है। अब ऐसे समझ में किसी को भी नहीं आता, ठीक है, तो अब इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। तो कि कमिट क्या होती है? बेसिकली आपने कोई भी चेंजेस की, आपने गिट को कहा कि इस चेंज को आप रिकॉर्ड कर लो अपने पास। क्या कर लो? इस चेंज को अपने पास रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। अब वो रिकॉर्ड होने के बाद क्या होगा? रिकॉर्ड हो गया और गिट ने उन चेंजेस को अपने पास सेव कर ली, ठीक है। अब वो लोकल चेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया था ना गिट के पास हिस्ट्री होती है, तो जैसे जैसे आप कमिट करते जाओगे ना गिट के पास हर कमिट का रिकॉर्ड मौजूद होगा कि आपने ये वाला काम कब किया था, ये वाला काम जब जब आप कमिट करोगे ना, बेसिकली उस टाइम पे वो रिकॉर्ड करके रख लेगा कि इस टाइम पे प्रोजेक्ट की हालत ये थी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट इस कंडीशन में था, एक एक फाइल, एक एक लाइन ऑफ कोड, एक एक चीज़ अपने पास स्टोर करके रिकॉर्ड करके गिट अपने पास स्टोर कर लेगा, ठीक है। अब आपने जो चेंजेस की थी वो गिट के पास चली गई, गिट ने उसको अपने पास रख ली। अब इसके बाद हमारे पास आती हैं 2 कमांड्स, ठीक है।
बेसिकली अगर आप सिर्फ अपने कंप्यूटर के अंदर काम कर रहे हो, लोकल ही अपने 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 पास चीज़ रखी हुई है सारी, तो आपको इन 2 कमांड्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? आप कमिट करते रहो, आपका काम चलता रहेगा। आप चेंजेस करो, कमिट करो, चेंजेस करो, कमिट करो। यानी जो भी चेंजेस करो, चेंजेस करने के बाद गिट को बोलो कि इसको रिकॉर्ड कर लो। आपका काम चल रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है? अब जो 2 कमांड्स आ रही हैं उनको हम कहते हैं पुल और पुश। क्या कहते हैं? पुल और पुश। अब ये किस चीज़ के लिए होती हैं? ये बेसिकली अगर आप लोकली काम कर रहे हो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोकली काम होता नहीं है। हमेशा कोई ना कोई आपको ऐसा क्लाउड चाहिए होता है जहाँ पे आपकी पूरी की पूरी रिपॉज़िटरी अपलोड होती है। ठीक है? यहाँ पे आपका पूरा का पूरा काम जो है वो किसी क्लाउड पे रखते हो आप। क्योंकि अगर आप एक कंप्यूटर में रखते हो, आपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर साल भर मेहनत की है और उस प्रोजेक्ट की हार्ड डिस्क उड़ जाती है, ठीक है? तो आपकी पूरी साल भर की मेहनत ज़ाया। ऐसे ही है ना? तो इस तरह से कभी भी काम नहीं किया जाता। हमेशा उसको हम किसी न किसी सिक्योर जगह पे अपलोड ज़रूर रखते हैं। अब उस जगह पे वो जो क्लाउड सर्विसेज़ हैं, ये बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं। जो गिट के लिए जो क्लाउड सर्विसेज़ हैं, ये बहुत सारे जो है वो टूल्स हैं इसके लिए प्रोवाइड करने के लिए, जिनमें एक है गिटहब। ठीक है? ये क्या करता है, ये जो आपकी गिट की जितनी भी क्या कहते हैं, आपकी पूरी की पूरी रिपॉजिटरी है और गिट के सारे कमिट्स, स्नैपशॉट सब कुछ, सारी रिकॉर्डिंग ये अपने पास सेव रखता है। ठीक है? गिटहब के अलावा एक और भी है, बिटबकेट नाम है उसका। ठीक है? लेकिन गिटहब जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा एडवांस्ड टूल है, इसलिए हम गिटहब की तरफ ही जाते हैं और आजकल ज़्यादातर गिटहब ही यूज़ होता है, बिटबकेट कम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है? अच्छा, तो अब क्या जी, कोई पूछ रहा था? हुँ? फायरबेस जो है वो क्या कहते हैं, आपका कोड जो है ना उसको होस्ट कर रहा होता है बेसिकली। आपकी क्लाउड जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, आपके कोड को स्टोर नहीं कर रहा होता। बेसिकली फायरबेस जो है वो बहुत सारे टूल्स दे रहा होता है, जिनके अंदर एक टूल है क्या कहते हैं डिप्लॉयमेंट, और उसके अंदर फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक आपको क्या कहते हैं डेटाबेसेस वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन वो गिटहब और बाकी चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है? गिटहब आपकी रिपॉजिटरी को होस्ट कर रहा होता है, फायरबेस ये काम नहीं करता। सही है भाई? अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और जब हम आप अब आपने स्टार्ट करना है, हम चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली जब आप गिटहब पे आते हो, ठीक है? मैं आपको कहूँगा कि आप गिटहब पे आओ। मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है, मैं आपको एक लॉगिन स्क्रीन इसकी दिखा देता हूँ इनकॉग्निटो मोड में। आप गिटहब.com पे जब आप आओगे तो आपको इस तरह की एक स्क्रीन नज़र आएगी, ठीक है? यहाँ पे आना है, अभी किसी का ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है गिटहब पे? ठीक है, जिनका बना हुआ है उनके लिए नहीं है, जिनका गिटहब पे अकाउंट अभी तक नहीं बना हुआ उनके लिए बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे आना है, सबसे कॉर्नर पे आपको साइन अप का बटन नज़र आ रहा है, आपने साइन अप करना है और उसके बाद फिर अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह जो चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी आपने इसको बतानी है, ठीक है? यहाँ पे ईमेल पूछ रहा है, कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपसे आपका यूज़र नेम पूछेगा, हो सकता है आपसे कंप्लीट नेम या फुल नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछे, फिर पासवर्ड पूछेगा, तो ये चीज़ें आपने एंटर करनी है। साइन अप करना तो सबको आता है ना, ठीक है? तो बस वो चीज़ें आपने बता के यहाँ पे साइन अप करना है। तो यहाँ पे जब आप ये काम करेंगे तो आपका गिटहब का अकाउंट रेडी हो जाएगा, ठीक है? जब आप साइन अप कर लेंगे तो साइन अप करने के बाद जो आपके पास स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। अभी मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटी है क्योंकि मेरा गिटहब का अकाउंट बहुत पुराना है। हो सकता है आपके पास एम्प्टी स्क्रीन आ रही हो, ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, आपने सीधा-सीधा यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे आपका यूज़र नेम आ रहा होगा, जो भी आपने सेट किया होगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जब आपके पास यूज़र नेम जब आप यहाँ पे आ जाएगा तो आपके पास इस तरह का पेज आएगा आपके पास, ठीक है? और पेज यहाँ पे आने के बाद फिर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, जिनमें से आपने सेकंड टैब है यहाँ पे रिपॉजिटरीज़। एक ओवरव्यू का टैब होगा जहाँ पे आपके पास अगर ऑलरेडी रिपॉजिटरीज़ हैं तो वो रही होंगी, लेकिन अगर आपने अभी-अभी साइन अप किया है तो आपके पास कोई रिपॉजिटरी अवेलेबल नहीं होगी, तो ये शायद ये चीज़ खाली हो, ठीक है? आपने आना है रिपॉजिटरीज़ के ऊपर, यहाँ पे सेकंड टैब पे। रिपॉजिटरीज़ में आने के बाद यहाँ पे आपको एक न्यू का बटन नज़र आ रहा है? इस न्यू के बटन पे आपने क्लिक करना है। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट करने वाले पेज पे ले जाएगा। यहाँ से आप एक नई रिपॉजिटरी क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, रिपॉजिटरी 2 तरीके से क्रिएट हो सकती हैं। एक तो आप लोकल रिपॉजिटरी भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? क्या कर सकते हो? लोकल रिपॉजिटरी भी क्रिएट कर सकते हो अपने पास। उसके लिए आपके पास गिट का टूल जो है वो कोई इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आप सिंपली गिट लिखते हो गूगल पे तो भी आपको टूल डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन वो टूल जो है वो ज़्यादातर चल रहा होता है कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है? तो उसकी कमांड्स वगैरह आपको याद करनी पड़ेगी। मैं अभी आपको जो चीज़ें बताऊँगा
वो सारी की सारी आपको एक GUI टूल बना हुआ है ऑलरेडी गिट को यूज़ करते हुए, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा ताकि चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं रिपोजिटरी जब आप क्रिएट करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं रिपोजिटरी का नाम। यहाँ पे आप कोई भी नाम रिपोजिटरी का रख सकते हो, बस आपने रिपोजिटरी का नाम रखते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसी नाम की रिपोजिटरी ऑलरेडी आपके अकाउंट में ना पड़ी हुई हो, किसी और के अकाउंट में हो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी उस नाम की रिपोजिटरी है तो नहीं चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट रेपो रख देते हैं, ठीक है इसका नाम, ठीक है। ये कह रहा है, इसने मुझे बता दिया टेस्ट रेपो इज़ अवेलेबल, आ रहा है सबको नज़र, ठीक है। अब उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन जो है ना वो सिंपली क्या कहते हैं ऑप्शनल होती है। ये आपके प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करते हो कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या काम करने वाला हूँ, ठीक है। लाइक अगर आप व्हाट्सएप बना रहे हो तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखोगे आई एम बिल्डिंग अ चैट एप्लीकेशन, या सिर्फ लिख दो आई चैट एप्लीकेशन, ठीक है, विच विल बी यूज फॉर कम्युनिकेशन। इस तरह की चीज़ें आप लिख के वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रख सकते हो। ये ऑप्शनल होती है, अगर आप चाहो तो इसको बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दो, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पे कुछ लिख दिया करो। डिस्क्रिप्शन होनी अच्छी बात होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई न्यू टेस्ट रेपो, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपके पास आपसे दो चीज़ें पूछेगा, एक है पब्लिक और दूसरा है प्राइवेट। यानी ये पूछ रहा है आपसे कि आपने गिटहब के ऊपर जो अपनी रिपोजिटरी रखनी है वो पब्लिक होनी चाहिए या प्राइवेट होनी चाहिए। पब्लिक का मतलब ये है कि आपकी रिपोजिटरी को और आपके कोड को हर कोई देख सकता है, कोई भी आपके अकाउंट में आ सकता है, आपके अकाउंट के अंदर आपकी इस रिपोजिटरी जो भी आपने पब्लिक रखी हुई है उनको देख सकता है। उसके अंदर आपकी कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन सी फाइल के अंदर आपने क्या कोड किया हुआ है, ये सारी चीज़ें वो देख सकता है। पब्लिक का मतलब ये है, ठीक है। बस उस रिपोजिटरी के अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकता, यानी अगर वो किसी फाइल को डिलीट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। या किसी फाइल के अंदर कोई लाइन को चेंज करना चाहे, अगर सिंपल एंटर भी कर देना चाहे तो भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये मतलब है पब्लिक का। अब प्राइवेट प्राइवेट का मतलब ये है कि उसको वो रिपोजिटरी नज़र ही नहीं आएगी जब तक कि उस कोई लॉगिन नहीं कर लेता जिसके पास उस रिपोजिटरी के राइट्स हों। क्या कॉपी भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है पब्लिक में, प्राइवेट में नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। प्राइवेट में नज़र ही नहीं आएगी वो रिपोजिटरी। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। मैं अभी इस रिपोजिटरी को रख रहा हूँ पब्लिक। उसके बाद फिर हमारे पास एक ऑप्शन है रीडमी फाइल। अब रीडमी फाइल क्या होती है, बेसिकली आपने अगर कोई गेम वगैरह कभी डाउनलोड किया है, आपने देखा होगा उसमें रीडमी फाइल होती है, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है, देखा होगा ना, रीडमी फाइल होती है। तो रीडमी फाइल क्या बता रही होती है, रीडमी फाइल बेसिकली इंस्ट्रक्शंस बता रही होती है कि इस चीज़ को इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। इंस्टॉलेशन वगैरह आपने कैसे करनी है। तो ये रीडमी फाइल जो होती है बेसिकली ये भी यही होती है कि जो चीज़ आपने पब्लिक रखी हुई है या प्राइवेट रखी हुई है, जैसे भी रखी हुई है, जिसको भी आपने राइट्स दिए हैं, उसको वो जब इस रिपोजिटरी के पेज पे आए तो उसको रीडमी फाइल नज़र आ रही होती है बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ से उस रीडमी फाइल को पढ़ के वो समझ जाए कि इस सॉफ्टवेयर को चलाना कैसे है, ठीक है, उसको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। जैसे अभी अगर आप फ़िलहाल अभी आप HTML CSS वगैरह पढ़ रहे हो तो अभी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आगे जाके चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं, ठीक है। हमें बहुत सारी वर्जन्स का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारे टूल्स का ख्याल रखना पड़ता है, उसके बगैर हमारा सॉफ्टवेयर चलता नहीं है। लाइक अगर हम आगे जाके Node.js पढ़ेंगे तो Node.js के अंदर जब आप काम करते हो तो जिस वर्जन के लिए जो सॉफ्टवेयर बना है वो उसी Node.js के वर्जन पे चलेगा। आगे पीछे अगर आप वर्जन करते हो तो फिर मसले आते हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो उसको वो चीज़ बताने के लिए कि भाई अगर आपको ये प्रोजेक्ट चलाना है तो आपको ये वाले वर्जन का Node.js आपको चाहिए होगा, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो चीज़ें आपको चाहिए, ये सारी सेटिंग करनी है आपने, तो वो सारी चीज़ें हम रखते हैं रीडमी फाइल के अंदर। तो प्रोजेक्ट के साथ रीडमी फाइल होना एक बहुत अच्छी बात है। इसको आप जो है वो रीडमी फाइल जब भी रिपोजिटरी क्रिएट करें तो रीडमी फाइल लाजमी आप अपने पास रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रही है गिट इग्नोर की फाइल। बेसिकली गिट इग्नोर क्या कर रही होती है, अगर कोई फोल्डर आपकी रिपोजिटरी के अंदर कोई फाइल ऐसी है या कोई फोल्डर ऐसा है जिसको आप नहीं चाह रहे कि ये गिटहब पे अपलोड हो, ठीक है, या कोई आपने कोई भी फाइल रखी हुई है, कुछ भी है, बाज़ औक़ात अभी आगे चल के आप देखोगे एग्जांपल्स भी कि हमारे पास बाज़ औक़ात प्लगइन्स होते हैं, हमारे पास बाज़ औक़ात मॉड्यूल्स होते हैं इस तरह के जो कि हम गिटहब पे अपलोड नहीं करते, तो वो सारे के सारे हम रखते हैं गिट इग्नोर के अंदर। तो गिट जो है उनको इग्नोर कर देता है, उनको अपने पास सेव नहीं रखता, ठीक है। ना ही उनकी कोई हिस्ट्री अपने पास रखेगा, ना उनको कमिट में इंक्लूड करेगा, ना ही उसको गिटहब पे स्टोर करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ रहा है लाइसेंस। लाइसेंस में बेसिकली आप बहुत सारी चीज़ें बताते हो, जैसे इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं लाइसेंस के। इसमें ओपन सोर्स लाइसेंस होते हैं, MIT लाइसेंस होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती है।
तो लाइसेंस के ऊपर हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे कि लाइसेंस क्या चीज़ होती है। फिलहाल अभी आपने उसको नन रख देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप जो रिपोजिटरी आप इसको क्रिएट कर दो। रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी आपके पास, इस तरह से आपके पास चीज़ें नजर आएंगी, ठीक है। ये आपकी रिपोजिटरी आ गई, सही है भाई। अभी फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही फ़ाइल है, इसलिए रीडमी की फ़ाइल, इसलिए हमारे पास अभी रीडमी ही दिखा रहा है। जब हम इसमें मज़ीद फाइल्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे और फाइल्स भी नज़र आएंगी हमें, ठीक है। अब ये रिपोजिटरी तो मेरी क्रिएट हो गई, लेकिन ये रिपोजिटरी अभी कहाँ पे है? गिटहब पर है, ठीक है। मुझे ये रिपोजिटरी कहाँ चाहिए? अपने कंप्यूटर के अंदर चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझको अपने पास गिटहब डेस्कटॉप लिखना है, ठीक है। desktop.github.com पे जाना है मैंने, ठीक है। गिटहब डेस्कटॉप गूगल पे लिखोगे तब भी ये यूआरएल आपके पास आ जाएगा। desktop.github.com पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड फॉर विंडोज 64। अच्छा, गिटहब डेस्कटॉप क्या है? ये गिटहब का एक टूल है जो कि आपके सिस्टम में समझ लो और गिटहब से कोलैबोरेट करवाता है, ठीक है। मतलब साथ में जो भी आपने गिट के थ्रू काम करने हैं वो सारे के सारे आप इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर सकते हो। इसको आप डाउनलोड करोगे अपने पास, सही है। तो मैं यहाँ पे अगर डाउनलोड फॉर विंडोज़ करता हूँ तो ये एक एक्जी फाइल मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी, और जैसे आप गेम्स वगैरह इंस्टॉल करते हो नेक्स्ट करके आपने इसको इंस्टॉल कर लेना अपने पास, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉल कर लेने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आएगा। हो सकता है आपके पास ये वाली चीज़ें एम्प्टी आ रही हों सारी, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप क्या कहते हैं, आपने जो है ना सिर्फ यहाँ पे आना है फाइल पे, ठीक है। फाइल में आने के बाद आना है अपने ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। मेरे पास अभी यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन हुआ हुआ है, मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ। जब आप खोलोगे तो आपके पास अकाउंट्स में यहाँ पे github.com पे साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। साइन इन का ऑप्शन आएगा, जब आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो ये आपको कंटिन्यू विद ब्राउज़र करेगा। अब ब्राउज़र के ऊपर आपके पास गिटहब ऑलरेडी लॉगिन है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो ये एक नई टैब खोलेगा, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये लॉगिन हो जाएगा आपके अकाउंट। यहाँ पे आपके गिटहब का अकाउंट आ गया, यहाँ पे लॉगिन हो गया, सही है। इतना ईजी है, सही है ना भाई। आपने साइन इन पे क्लिक करना है, ब्राउज़र खोलेगा, वो ब्राउज़र की विंडो, वहाँ पे एक बटन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है, कंफर्म करना है, और यहाँ पे ये साइन इन हो जाएगा, सही है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर आपने आना है सेकंड, जो आपके थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे गिट का, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ आपने ख़ास तौर पे नोट करनी है कि नेम और ईमेल आपका यहाँ पे सेट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नेम ईमेल सेट नहीं करते तो आपके पास गिटहब के अंदर जो हिस्ट्री अपलोड होगी उसमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी कमिट किसने की, कौन सा चेंज किसने किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक रिपोजिटरी पे 5 लोग काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा काम किसने किया है। तो यहाँ पे हमेशा अपने कंप्यूटर में जो आपका गिटहब डेस्कटॉप होगा वहाँ पे आपका नाम और ईमेल लाजमी सेट होना चाहिए, ये आपने सेट कर लेना है लाजमी, ठीक है। जब आप साइन इन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ईमेल जो है ना यहाँ से उठाते आपको दिखा देगा। आपने सिंपली अपनी ईमेल सेलेक्ट करनी है यहाँ पे और अपना नाम लिखना है और सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारा गिटहब डेस्कटॉप हो गया सेट, ठीक है। अब हमारे पास वो जो गिटहब के ऊपर जो रेपो थी वो हमने लेके आनी है अपने सिस्टम में, सही है। तो उसको कैसे लेकर आएंगे, हम यहाँ पे अपनी रेपो पे वापस आते हैं, और रेपो में आने के बाद यहाँ पे कोड के लिए ग्रीन बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ये सबसे आसान तरीका ये है। अगर चाहो तो आप HTTPS इस URL के थ्रू भी क्लोन कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा पेचीदा मसला है, वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप। ये आसान तरीका, सबसे आसान तरीका यही है, ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, ये गिटहब डेस्कटॉप को ओपन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास आ गया, यानी वो जो आपने URL कॉपी करके यहाँ पे रखना था ना, वहाँ से जो HTTPS वाला URL था, ये इसने खुद ही यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अगर आपके पास किसी वजह से ये चीज़ नहीं चल रही है तो आप कोड पे आओगे, और कोड में आने के बाद HTTPS वाला ये जो ये है इसको कॉपी करके इसको खुद यहाँ पे मैन्युअली रखोगे। कैसे? फाइल में आने के बाद क्लोन पे आओगे, और क्लोन पे आके इसको रखोगे यहाँ पे, ऐसे इसको पेस्ट करोगे, ठीक है। लेकिन हमें ये वाला तरीका नहीं चाहिए, हम सिंपली गिटहब ओपन विद गिटहब डेस्कटॉप पे आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद इसको यह खुद ही सेट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अब साथ साथ नीचे लोकल पाथ लिखी हुई आ रही है, ये क्या है? ये आपको बता रहा है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कहाँ पे उस फोल्डर को रखने वाला है, कहाँ पे आपकी रिपोजिटरी को रखेगा, ठीक है। इसको आपने लाजमी नोट कर लेना है, क्योंकि आपने सीधा सीधा क्लोन पे अगर क्लिक कर दिया तो ये क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि उसने बनाया कहाँ पे। उसको भी निकालने का तरीका है, लेकिन आप शायद कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए यहाँ पे लाजमी देख लेना, चेक कर लेना जहाँ पे आप रखना चाह रहे हो वहीं पे है। अगर नहीं है तो फिर चूज़ पे क्लिक कर लो और यहाँ पे बता दो कि कौन सा फोल्डर होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आना है, नीचे आपके पास क्लोन का बटन आ रहा है। अच्छा, बेसिकली क्लोन क्या होता है कि रिपोजिटरी क्लोन का मतलब ये होता है कि कोई भी रिपोजिटरी कहीं और रखी हुई है उसको आप अपने पास क्लोन करो, यानी कॉपी,
क्लोन का मतलब क्या होता है? कॉपी। ठीक है, कि आप उसकी एक नई क्लोन बना के, एक नई कॉपी बना के उसको अपने पास रख रहे हो। ये मैंने कर दिया उसको क्लोन। ये रिपॉजिटरी जब मेरी क्लोन हो गई है, क्लोन होने के बाद अब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप भूल गए थे कि वो रिपॉजिटरी मैंने कहाँ रखी है, मुझे मिल नहीं रही कहीं पे, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद शो इन एक्सप्लोरर कर दो। ठीक है, जब आप ये क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा ये रिपॉजिटरी कहाँ रखी हुई है। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे रखी हुई है, मैं डेस्कटॉप पे जाके देखता हूँ फोल्डर मेरा क्रिएट हुआ है, यानी ये नज़र आ गया टेस्ट रेपो का फोल्डर। ठीक है, जब मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक तो मेरी वही रीडमी वाली फाइल जो मैंने क्रिएट की थी, जो मेरी रेपो में है रखी हुई। ठीक है, और दूसरा मेरे पास एक डॉट गिट का फोल्डर है, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हिडन फोल्डर होता है। ठीक है, अगर आपने हिडन फाइल्स को चेक किया हुआ है जो शो के लिए, तो ये नज़र आ रहा है। अभी अगर आप हिडन फाइल्स को वापस अनचेक कर दोगे तो ये वापस गायब हो जाएगा। इस डॉट गिट के फोल्डर के अंदर आपने कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी, ना इसको कभी डिलीट करना है, ना इसको कभी खुद से मैन्युअली आपने चेंज करना है। अगर आप ये करोगे तो आपकी पूरी गिट की रिपॉजिटरी करप्ट हो सकती है। ठीक है, ये वाली फाइल में आपने कभी भी चेंज नहीं करना। ठीक है, इसके अंदर गिट जो है वो अपनी सारी सेटिंग्स को स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, आपकी पूरी कमिट हिस्ट्री सब कुछ इसमें जा रहा होता है डॉट गिट के फोल्डर के अंदर। अच्छा, अब मैंने अब इसके अंदर काम करना है, सही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली VS कोड ओपन करता हूँ अपने पास, और VS कोड के अंदर हम यहाँ पे आते हैं और न्यू विंडो करते हैं। न्यू विंडो के अंदर हम जाएंगे ओपन फोल्डर में, और ओपन फोल्डर में डेस्कटॉप में जाके, डेस्कटॉप पे हमारा, तो हम उसको सिलेक्ट करके उसको कर लेंगे ओपन। ये हमारी रिपोजिटरी कहाँ ओपन हो गई है? VS कोड के अंदर। कोई मसला यहाँ तक? आसान है? ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि अब हमने प्रोजेक्ट बनाया तो इस प्रोजेक्ट में काम भी करेंगे, तो मैं अब यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ एक index.html की फ़ाइल। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, एक H1 रखा, एक P रखा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये वाली जो चेंजेस किए हैं, मैं इन चेंजेस गिट को बताऊँ कि इन चेंजेस को अपने पास रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव तो कर दी, ये मेरी लोकल रिपोजिटरी की चेंजेस हैं, लेकिन गिट अभी इनको एक्नॉलेज नहीं करता, गिट अभी नहीं मानता कि ये चेंजेस उसके हिसाब से हैं। ठीक है, अब गिट को बताने के लिए कि भाई आप इन चेंजेस को रिकॉर्ड कर लो, हम वापस आते हैं गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, गिटहब डेस्कटॉप पे आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे अब नई एक स्क्रीन नज़र आ रही है, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि भाई 1 फाइल चेंज्ड, नज़र आ रहा है, यानी इसको पता चल गया कि ये आपकी रिपोजिटरी के अंदर पुरानी कमिट से लेके अब तक कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, यानी आपके पास कुछ चेंजेस पड़ी हुई हैं। तो ये क्या बता रहा है, इसने सबसे पहले तो मुझे बताया कि भाई index.html ये फाइल का नाम है। आगे इसने बताया प्लस का साइन, ये प्लस का साइन का मतलब पता है क्या है? कि ये फाइल ऐड हुई है। ठीक है, जब आप रिपोजिटरी पे काम कर रहे हो तो आप कुछ फाइल्स को ऐड भी करोगे, कुछ को रिमूव भी करोगे, और कुछ को चेंज भी करोगे, एडिट भी करोगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई ये वाली फाइल है, ये अभी ऐड हुई है, और इसके अंदर ये जो कोड है वो ये रखा हुआ, ये रखा हुआ है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है। सही है, अब कमिट इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे पहले मैसेज बताना पड़ेगा कि मैंने इस कमिट के अंदर किया क्या है। अब मैसेज बताना क्यों ज़रूरी है? कमिट का मैसेज बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि फला बंदे ने इस कमिट में काम, कमिट तो नज़र आ रही होगी, लेकिन पता कैसे चलेगा कि इसने काम क्या किया है? अगर आपने ही एक दिन में 4 कमिट्स किए हैं, ठीक है, और एक दिन में आपने 4 काम किए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन से कमिट में मैंने क्या काम किया था? इसलिए आप मैसेज देते हो, ये मैसेज आपके अपने समझने के लिए और आपके जो दूसरे लोग हैं, आपके टीम मेंबर्स, उनके समझने के लिए होता है कि आप यहाँ पे मैसेज बताओ ताकि वो पढ़ के समझ जाएँ, अच्छा इसने ये वाला काम किया आज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो हमारा कमेंट का जो मैसेज होता है वो बेसिकली वही चीज़ होती है, जो भी चेंजेस आपने किए हैं आप उनको आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहे हो। तो बस जैसे अभी मैंने यहाँ पे HTML की फाइल को क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटेड index.html, ये मेरा कमिट मैसेज हो गया। ठीक है, कमिट मैसेज हमेशा कोशिश करनी चाहिए छोटा लिखें, और ऐसा लिखें कि जो बेहतरीन तरीके से आपकी चेंजेस को एक्सप्लेन कर रहा हो।
फिर मैं यहाँ पे नीचे कमिट का बटन आ रहा है, मैं कमिट कर देता हूँ, कमिट टू मेन। अब ये मेन क्या चीज़ है मैं आपको बताऊँगा आगे चल के, ठीक है। ये कर दिया। अब करने के बाद ये मेरे पास पुश बता रहा है, ऊपर पुश का ऑप्शन आ रहा है, पुश ओरिजिन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब ये पुश क्या है, बेसिकली ये मुझे बता रहा है कि जो आपकी चेंजेस है ना, ये गिट ने रिकॉर्ड तो कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी वो हमारे पास जो डॉट गिट का फोल्डर बना हुआ है ना डेस्कटॉप के अंदर, उसमें है, गिटहब पे नहीं है। अगर मैं गिटहब पे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आके इसको रीलोड भी कर लेता हूँ, देख रहे हो index.html की फाइल नहीं आई, क्योंकि अभी वो मेरे कंप्यूटर में ही रखी हुई है। गिट को पता चल गया है, लेकिन रखी हुई अभी कहाँ पे वो कमिट, अभी मेरे पास ही रखी हुई है मेरे कंप्यूटर में। अगर मैं बताना चाह रहा हूँ वो मेरी कमिट है, जो मेरी कमिट अभी मैंने की है उसको मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ कहाँ पे, गिटहब के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, मैं पुश पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं पुश पे क्लिक करूँगा तो अब मैं यहाँ पे आके रीलोड करता हूँ, तो मेरे पास वो index.html फाइल यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस फाइल के अंदर आके मैं देख भी सकता हूँ कि इस फाइल में क्या लिखा हुआ है। इस तरह बिल्कुल देखो, जो पब्लिक होता है ना, पब्लिक वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कोई भी कॉपी कर सकता है, उनका कोड कोई भी देख सकता है। अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका कोड आप चाह रहे हो किसी के हाथ में ना लगे, तो आप उसने उसको प्राइवेट ही रखना पड़ता है, ठीक है। सही है भाई, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखने के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम गिट से हट रहे हैं, वापस गिट पे आएंगे, ठीक है। अब हम आ रहे हैं गिटहब के ऊपर, एक चीज़ होती है डिप्लॉयमेंट। क्या होती है, डिप्लॉयमेंट। अब डिप्लॉयमेंट क्या, किसको पता है डिप्लॉयमेंट किसे कहते हैं, वेबसाइट को किसी जगह पे होस्ट कर देना है, यानी जहाँ पे किसी सर्वर के ऊपर आपकी वेबसाइट चल रही हो, रनिंग हालत में हो, ठीक है। तो गिटहब आपको ये वाला काम भी करके देता है, यानी अगर आपकी HTML की फाइल है, अगर आप चाह रहे हो कि एक URL मुझे बना के दे दे गिटहब, वो URL मैं अपने दोस्त को दे दूँ तो वो भी चल जाए। अभी आपको क्या होता है, अगर आपको अपनी वेबसाइट किसी को दिखानी है तो आपको index.html की फाइल चाहिए होती है, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर वो किसी URL के ऊपर अपलोड हो जाएगी तो आप उसको बताओगे भाई ये वाला URL है, इस पर जाओ www.this.com समथिंग करके, और ये लिखोगे ना तो मेरी वेबसाइट आपके पास खुल जाएगी, ठीक है। तो वो वाला काम आपको गिटहब भी करके देता है। तो वही हम चीज़ अभी देखने के लिए जा रहे हैं कि हम होस्टिंग कैसे कर सकते हैं गिटहब के ऊपर, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक फीचर होता है गिटहब, जिसको हम कहते हैं गिटहब पेजेस। क्या कहते हैं, पेजेस, ठीक है। पेजेस बना सकते हैं हम गिटहब पे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा सेटिंग्स पे, ठीक है। मैंने अभी थोड़ा सा जूम किया हुआ इसलिए ये 3 डॉट्स बने हुए आ रहे हैं। अगर मैं जूम आउट करता हूँ तो ये सेटिंग्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ पे आ रहा हो आपके पास, या फिर यहाँ पे आ रहा होगा। आपने सिंपली इस रिपोजिटरी की सेटिंग्स में आना है, यहाँ से सेटिंग्स में नहीं जाना। यहाँ भी एक सेटिंग्स होता है, यहाँ से नहीं जाना, ठीक है। ये आपके अकाउंट की सेटिंग्स हैं, ऊपर जो है यहाँ जो सेटिंग्स हैं ये कौन सी हैं, ये रिपोजिटरी की सेटिंग्स हैं। जो रिपोजिटरी के आपको टैब्स आ रहे हैं ना, कोड, इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट, एक्शंस, यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे सेटिंग्स पे, यहाँ पे आपके पास साइड में अगर आप चेक करोगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेजेस का, कोड एंड ऑटोमेशन के नीचे आपके पास पेजेस का ऑप्शन आएगा। आप पेजेस पे क्लिक करोगे, और पेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो नन आ रहा है ना, नन, इसको आपने सिंपली मेन कर दे रहे हैं यहाँ से। ये आपकी ब्रांच है। ब्रांचेस क्या होती हैं हम अभी आगे चल के सीखने वाले हैं कि इसमें हम कैसे काम करते हैं। क्या कर देना आपने इसको, मेन। अब मेन हमने क्यों किया है मैं आपको बता देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई रिपोजिटरी क्रिएट करते हो तो आपके पास, आप गिट के अंदर आप बहुत सारी ब्रांचेस स्टोर कर सकते हो। गिट में आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जब नई रिपोजिटरी क्रिएट करते हो तो एक ही ब्रांच होती है, उस ब्रांच का नाम होता है मेन। क्या नाम होता है, मेन। उसको आप मेन ब्रांच कहते हो। पहले इसका नाम था मास्टर, पहले लोग कहते थे मास्टर ब्रांच। मास्टर ब्रांच डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती थी, अब मेन ब्रांच होती है डिफ़ॉल्ट ब्रांच, यानी वो ब्रांच जो कि आपकी क्या कहते हैं, जिसमें आपका सारा कोड जो है वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब जो आपकी रिपोजिटरी बनाते वक्त बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होती है, उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट ब्रांच, ठीक है। तो वो आपकी मेन ब्रांच होती है। तो इस वजह से पहले, क्योंकि यहाँ पे नन सिलेक्ट था, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, मैंने कहा मेन, यानी आपका जितना भी कोड है आपने निकालना है वो सारा का सारा आप मेन ब्रांच से निकालो। और ये करने के बाद मैं कर दूंगा इसको सेव। जब मैंने इसको सेव कर दिया ना, तो ये देख लो यहाँ इसने मुझे एक URL दे दिया, नज़र आ रहा है, योर साइट इज़ रेडी टू बी पब्लिश्ड एट दिस URL, ठीक है। अब ये URL मैं किसी को भी दे सकता हूँ, वो अपने पास, अगर उसके पास इंटरनेट है वो इस URL पे जाएगा तो उसके पास मेरी वेबसाइट चलेगी। अभी मेरी वेबसाइट में क्या आ रहा होगा, मेरी वेबसाइट में क्योंकि मेरे पास सिर्फ index.html की फाइल है, तो उसके अंदर से जो भी चीज़ें आ रही होंगी वही आ रहा होगा। अच्छा,
याद रखना ये चीज़ चलाने के लिए index.html की फ़ाइल होना ज़रूरी है, ठीक है। index.html की फ़ाइल ज़रूर होनी चाहिए, वरना फिर आपके पास बहुत मसले आएंगे। index.html की फ़ाइल रिपोजिटरी के अंदर मेन रूट फोल्डर में, किसी सब फोल्डर के अंदर नहीं, रूट जो रिपोजिटरी का फोल्डर है वहाँ पे index.html की फ़ाइल होनी लाजमी है, ठीक है। बाकी CSS वगैरह के लिए आप भले से अलग से अंदर फोल्डर बना लो, इमेजेस के लिए फोल्डर बनाओ, जावास्क्रिप्ट के लिए फोल्डर बनाओ, लेकिन मेन आपके रूट के ऊपर एक फ़ाइल होगी, उसका नाम होगा index.html, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस फाइल को इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको चलाओगे कभी कभार इसमें टाइम भी लगता है। सेव करने के फ़ौरन बाद अगर आप URL ओपन कर लोगे, हो सकता है आपके पास 404 आ रहा हो, ठीक है, कि वो नॉट फाउंड वाला, इस तरह करके कोई एरर आ रहा हो, 2 मिनट सब्र कर लेना, ठीक है। ये कभी कभार 2 मिनट का टाइम लेता है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे ना, 2 मिनट के बाद फिर ये करता है। तो क्या कहते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, वो यहाँ पे इस URL के ऊपर होस्ट हो गई है, ठीक है, सही है भाई। अच्छा, ये तो हो गया, हमने सिंपली एक फ़ाइल ऐड की और चला दी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फ़ाइल किसी रिपोजिटरी के अंदर, इस फाइल के अंदर अगर कुछ चेंज करते हैं तो क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे। वापस आते हैं VS कोड के अंदर। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर एक डमी टाइप पहले रखा था, अब मैं इसको हटा देता हूँ। दिस इज़ पैराग्राफ मैंने कर दिया। अब वापस मैं गिटहब उस पर आता हूँ, डेस्कटॉप पे। अब ये मुझे क्या बता रहा है, देखो सबसे पहले तो ये जो प्लस का साइन यहाँ पे आ रहा था, अब यहाँ पे येलो रंग का आ गया, ठीक है। इसका मतलब होता है मॉडिफाइड, ठीक है। मॉडिफाइड का मतलब कि ये वाली फाइल जो है आपने मॉडिफाई कर दी है, इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, आपने इसको अपडेट कर दिया है। अब ये मुझे देखो कितनी बेहतरीन तरीके से मुझे बता रहा है कि पहले क्या था, ठीक है, और अब आपने इसको क्या कर दिया, ये मेरी चेंजेस मुझे बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का साइन नज़र आ रहा है, ये वाला, और ये प्लस का साइन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज़ें आपने हटा दी हैं और उसकी जगह पे आपने ये वाली चीज़ रख दी है, ठीक है। लाइन भी बता रहा है कि लाइन नंबर 11 के ऊपर, ठीक है। अब अगर मैंने ये वाली फाइल, ये वाली जो कमेंट्स हैं, इसको मैंने चाह रहा हूँ कि मेरी जो गिट है वो इस कमेंट को अपने पास सेव कर ले, यानी इन चेंजेस को अपने पास रख ले, तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस से कमेंट कर दूँगा। अपडेटेड index.html कह सकता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी कह सकता हूँ अपडेटेड पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। और ये करने के बाद फिर मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ, और फिर मैं अब यहाँ पे कमेंट करने के बाद वापस, क्योंकि अभी कहाँ पे वो चेंजेस अभी मेरे लोकल फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है। जब मैं अगर मैं उसको गिटहब पे भेजना चाह रहा हूँ तो मेरे को पुश करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब जब मैंने इन चेंजेस को पुश कर दिया, पुश करने के बाद यहाँ पे आता हूँ मैं यहाँ पे, और वापस आके यहाँ पे चेक करता हूँ, index.html की फ़ाइल मेरे पास है, इस पर आता हूँ, तो ये देखो ये चेंज अपडेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर वापस यहाँ पे आता हूँ, ये अभी अपडेट नहीं हुआ, 2 मिनट के बाद ये भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप गिटहब पे कोई चेंजेस पुश करते हो तो 2 मिनट के बाद यहाँ पे भी आ जाती है, ठीक है। 2 से 10 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, सही है भाई, क्लियर है। अच्छा, पुल तो हमने कर लिया, अभी तक हमने पुश नहीं किया, सॉरी पुश तो हमने कर दिया, पुल नहीं किया अभी तक। पुल क्यों नहीं किया, कौन बताएगा। हाँ, अभी तक किसी और ने काम किया ही नहीं है। अगर कोई और काम करके गिटहब पे रख रहा होगा ना, हमारी ही रिपोजिटरी के ऊपर, और उस रिपोजिटरी से हमें वो चेंजेस अपने लोकल गिट के अंदर चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, पुल करते हैं, ठीक है। अभी आगे जाके एक सिनेरियो हमारे पास आएगा कि हम पुल करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है। देख लेते हैं वो चेंजेस हमारी आई हैं नहीं आई, आ गई, ठीक है। क्या, हाँ, अगर हम वापस किसी चेंजेस को अंडू करना चाह रहे हैं तो वापस यहाँ पे देखो हिस्ट्री आ रही है, हिस्ट्री पे आप आओगे, आपके पास सारी कमेंट्स आ रही हैं। सबसे पहले तो आपकी एक इनिशियल कमेंट है, ठीक है। इनिशियल कमेंट में क्या होता है, इनिशियल कमेंट जो नहीं, वो जो आप जब आपने रिपोजिटरी क्रिएट की थी ना, तो आपने उसको कहा था कि रीडमी की फाइल भी रख देना, तो उसने क्या किया था, रिपोजिटरी करने के बाद रीडमी की फाइल जब रखी थी, तो रीडमी की फाइल रखने के लिए गिट में डालने के लिए कोई ना कोई कमेंट तो उसको करनी पड़ेगी ना, तो ये वाली कमेंट गिटहब ने खुद ही कर देता है, गिटहब, ठीक है। तो ये वो इनिशियल कमेंट है आपकी, इसको आप छोड़ दो। फिर उसके बाद हमारे पास एक ये वाली कमेंट आ रही है कि जिसके अंदर हमने index.html को क्रिएट कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास आई ये वाली कमेंट कि जिसके अंदर हमने चेंज कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इस वाली कंडीशन की हालत में वापस आ जाऊँ मैं, ठीक है, यानी रिवर्ट कर दूँ, ये वाली चेंजेस मैंने नहीं की, तो मैं यहाँ पे आऊँगा,
इस पर राइट क्लिक करूँगा और रिवर्ट चेंजेस इन कमिट कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर रिवर्ट करता हूँ तो ये कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है। बेसिकली छोड़ो इसको, अभी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर मैं अभी नहीं लाना चाह रहा था आपको। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि जब जहाँ पे गिटहब खुद परेशान, ये गिट जो है वो खुद परेशान हो जाए कि मैंने कौन सी चेंजेस रखनी है। फॉर एग्जांपल, एक रिपोजिटरी पे काम कर रहा है, ठीक है, आप काम कर रहे हो और आपका दोस्त भी एक रिपोजिटरी पे काम कर रहा है। आप दोनों ने ही index.html में कुछ चेंजेस कर दी, ठीक है। एक बंदे ने पुश किया, अब दूसरा भी पुश करना चाह रहा है, ठीक है। तो गिटहब वाला बोलेगा कि यार अगर आपके पास उसकी ऑलरेडी चेंजेस थी, उसके बाद आपने काम किया है, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी आपने उसकी चेंजेस को पुल नहीं किया है और आप भी अपनी चेंजेस को पुश करना चाह रहे हो, तो गिट बोलेगा कि मैं इसकी चेंजेस को रखूँ या इसकी चेंजेस को रखूँ। पहला जो दोस्त था उसने लिखा था हेलो वर्ल्ड, दूसरे ने लिखा वर्ल्ड हेलो, तो क्या रखना है दोनों में से? वो फिर आपको डिसाइड करने के लिए बोलेगा कि भाई एक काम करो, आप डिसाइड करो कि क्या रखना चाहिए। सही है। अब मैं यहाँ पे जब चेंजेस में आता हूँ ना, तो ये देखो मुझे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दिखा रहा है कि भाई आप इस वाली फाइल में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब या तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँ या फिर मैं इसके कॉन्फ्लिक्ट को बैठ के रिजॉल्व करूँ, ठीक है। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। जब आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए बैठते हो तो आपको एक ही फाइल के 3 वर्जन्स दिखाए जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे जब हम थे तो यहाँ पे 2 वर्जन दिखा रहे थे, है ना। पहले में माइनस बता रहा था कि ये वाली फाइल में माइनस हो गया, दूसरे में प्लस बता रहा था। तो जब आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हो तो 3 आते हैं। पहला दिखाता है कि भाई आपने यानी गिटहब पे जो चेंजेस हैं वो कौन सी, वो अभी क्या रखा हुआ है, उसका वर्जन क्या है, वहाँ पे ये फाइल किस तरह से दिख रही है। फिर दूसरा दिखाएगा लेफ़्ट साइड पे आपके दोस्त का, यानी जिसने भी चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आया, वो बताएगा कि उसने ये काम किया हुआ है इस फाइल में। फिर सबसे कॉर्नर पे आएगा आपका कि आपने इस फाइल में ये वाला काम किया हुआ है। फिर आप उसमें से तीनों में से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी फाइल की चेंजेस चाहिए, ठीक है। तो आप जो भी सिलेक्ट करोगे वो वाली चेंजेस वहाँ रख देगा, बाकी सारी हटा देगा। और ये करने के बाद फिर आप कमिट करोगे वापस, और कमिट करने के बाद पुश कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ HTML फाइल रखी है, लेकिन आप CSS फाइल भी रख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे एक नई चीज़ के ऊपर, उसको हम कहते हैं गिट के अंदर ही एक नया फीचर है, उसको हम कहते हैं, नया फीचर तो खैर नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए नया होगा। तो उसको हम कहते हैं ब्रांचेस। क्या कहते हैं? ब्रांचेस, ठीक है। अब गिट के अंदर ब्रांचेस क्यों होती हैं, इनका फ़ायदा क्या है, वो देख लेते हैं। गिट के अंदर जो ब्रांचेस होती हैं बेसिकली वो इसलिए होती हैं कि जब अगर बहुत सारे लोग काम करें ना, जैसे अभी मेरे पास इशू आए थे, ठीक है, कि अगर एक ही, मैंने भी आपको एक एग्जांपल दी ना कि 2 दोस्त हैं, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों ने अगर एक ही फाइल पे काम कर दिया तो प्रॉब्लम आएंगी, मसले आएंगे, एक के पुल नहीं होगा। तो ज़्यादा बेहतर ये प्रेफर किया जाता है कि अगर एक टीम काम कर रही है ना, और हर टीम में हर बंदा अपनी एक अलग ब्रांच बना के काम करे, ठीक है। क्यों? इसलिए कि जब अपना वो लोग सारा काम कर लेना, फिर वो ब्रांचेस आपस में मर्ज हो सकती हैं, ठीक है। अगर ब्रांचेस नहीं बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, अगर एक बंदा पुश कर रहा है, दूसरा पुल कर रहा है, ठीक है। अगर अब जब आप गिटअप काम कर रहे होते हो ना, तो आप हर थोड़ी देर के बाद एक नई कमिट कर रहे होते हो, ठीक है, बाज़ औक़ात, ठीक है। कभी कोई नई कमिट आपने की, फिर तो आप क्या करोगे, कमिट करने के बाद सबको बोलोगे भाई जितने भी यहाँ बैठे हो सारे सुन लो, फटाफट पुल कर लो, मैंने अभी अभी कमिट पुश की है। ऐसा तो नहीं होगा ना, ठीक है। सब बोलेंगे यार भाई हमें भी तो काम करना है अपना। इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपनी एक ब्रांच बनाओ, उसमें अपनी कमिट्स डालते रहो, आपकी कमिट्स सेव होती रहेंगी और स्टोर भी होती रहेंगी। और इन दी एंड जब भी आपका काम जो है सबका कंप्लीट हो गया है, आप सारी बैठो और सारे बैठ के अपनी ब्रांचेस को मर्ज कर लो। ब्रांचेस को मर्ज करने के टाइम पे कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लेकिन वो रिजॉल्व हो सकते हैं आराम से, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा, अच्छा अब उसके, ये तो पहला यूज़ केस हो गया। दूसरा शायद इससे आपको बेहतर समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, आप एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। आपके पास कोई इंटर्नी आता है, ठीक है, इंटर्नी पता है ना, कोई नया बंदा है, अभी उसने नया नया सीखा है, ठीक है। या मेरे पास आप में से कोई आता है बंदा, अब मैं उसको सिखाना भी चाह रहा हूँ, सिखाने के लिए उससे काम भी लेना पड़ेगा, लेकिन मैं डर भी रहा हूँ कि अगर मैंने सीधे सीधे इसको अपनी रिपोजिटरी पकड़ाई, इसने रिपोजिटरी के अंदर कुछ उल्टा सीधा कर दिया, मेरे पूरे प्रोजेक्ट की जो है ना क्या कहते हैं वाट लगा देगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, और मैं फिर क्या करूँगा उस टाइम पे, तो फिर मैं क्या करूँगा उसके लिए, फिर मैं उसके लिए एक नई ब्रांच क्रिएट करूँगा और उसको बोलूँगा बेटा आप इस ब्रांच में काम करो, ठीक है। अब वो उस ब्रांच में काम करेगा, जब वो उस ब्रांच में काम कर लेगा, करने के बाद फिर मुझे बताएगा कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है,
तो मैं क्या करूँगा, उसकी ब्रांच को मैं चेक करूँगा उसकी ब्रांच को कि उसने काम सही किया हुआ या नहीं किया हुआ। अगर मुझे लगा हाँ ठीक किया है, तो मैं उसकी ब्रांच को मर्ज कर लूँगा अपनी ब्रांच से। ये एक फ़ायदा है इसका। और बात समझ में आ रही है ब्रांचेस के क्या फ़ायदे? अब हम क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं ब्रांच एक नई, ठीक है। हमने इसी पेज के ऊपर CSS अप्लाई करनी है, लेकिन हम डायरेक्टली अपनी डिफ़ॉल्ट ब्रांच में रहते हुए नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं हम एक नई ब्रांच क्रिएट करें, उसमें CSS पे काम करें। अगर वो सही चल रहा होता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको मर्ज कर लेंगे। इसके लिए मैं आऊँगा वापस गिटहब डेस्कटॉप पे। गिटहब डेस्कटॉप पे आने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा क्रिएट ब्रांच वाले करंट ब्रांच जहाँ पे लिखा हुआ है मेन, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू ब्रांच। जब मैं न्यू ब्रांच क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझसे वो पूछेगा ब्रांच का नाम बताओ, ठीक है। मैं ब्रांच का नाम बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, और ब्रांच क्रिएट कर देता हूँ। अच्छा, ब्रांच का नाम भी यूनिक होना चाहिए। एक रिपोजिटरी के अंदर जो ब्रांच होगी, एक ही नाम की मल्टीपल ब्रांचेस नहीं हो सकती हैं, ठीक है। एक नाम की एक ही ब्रांच होगी एक रेपो के अंदर। उसके बाद अच्छा, अब मैंने जब ये ब्रांच क्रिएट की ना, ब्रांच क्रिएट करने के बाद मैं अगर गिटहब पे देखूँ ना, तो गिटहब पे भी मुझे ब्रांचेस नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे देखो मेन नज़र आ रही है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ब्रांचेस के अंदर सिर्फ मेन है। अगर मैं करता हूँ व्यू ऑल ब्रांचेस, अभी भी सिर्फ मेन आ रही है। क्यों? क्योंकि वो ब्रांच अभी मेरे पास लोकली पड़ी हुई है, वो अभी गिटहब पे नहीं आई, ठीक है। उसके लिए मुझे यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन नज़र आ रहा है, पब्लिश ब्रांच यहाँ पे आ रहा है ना। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पब्लिश ब्रांच के ऊपर, तो अब ये ब्रांच जो है वो अपलोड हो जाएगी कहाँ पे, गिटहब पे। अब मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ अगर, तो मेरे पास मेन वाली ब्रांच भी आ गई और टेस्ट भी आ गई, ठीक है। यहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ, मेन आ रही है और टेस्ट आ रही है। क्या? नहीं, एक ब्रांच लाजमी होनी चाहिए, एक डिफ़ॉल्ट ब्रांच लाजमी होती है। एक ब्रांच जो है वो मस्ट है। सही है भाई। अच्छा, अब मैंने उस ब्रांच को बना तो लिया, उस ब्रांच में मैंने काम भी करना है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई नई ब्रांच बनाते हो तो गिट क्या करता है, उस ब्रांच के अंदर आपको भेज भी देता है, ठीक है। यानी देखो, जब भी आप काम कर रहे होगे आप किसी न किसी एक ब्रांच में तो खड़े होगे ना। बात समझ में आ रही है? पहले हम काम कर रहे थे कौन सी ब्रांच में कर रहे थे, मेन ब्रांच में। यानी मेन ब्रांच में काम रहते हुए काम कर रहे थे, जितना भी हम कमिट्स कर रहे थे वो सारी मेन ब्रांच में जा रही थी। अब हमें टेस्ट में काम करना है, तो हमें पहले टेस्ट ब्रांच में जाना पड़ेगा। उस ब्रांच में जाने के बाद फिर वहाँ पे चेंजेस करके वहीं पे कमिट भी करेंगे हम, फिर वो उस ब्रांच में जाएंगी, ठीक है। अभी हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर आप उनको चेक करना हो कि अभी हमारी करंट ब्रांच कौन सी है, आप ऊपर देख सकते हो। करंट ब्रांच मेरी कौन सी है अभी, टेस्ट। अगर मैं वापस मेन पे जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मेन पे क्लिक कर दूंगा, तो मैं आ गया कौन सी ब्रांच पे, मेन पे। इस चीज़ को कहते हैं चेकआउट। क्या कहते हैं? चेकआउट, ठीक है। अगर आपको कोई कहे कि भाई आप टेस्ट ब्रांच पे चेकआउट कर लो, तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट ब्रांच पे चले जाओ, ठीक है, मूव कर लो टेस्ट ब्रांच के ऊपर। तो मैं भी चेकआउट कर रहा हूँ टेस्ट ब्रांच के ऊपर, वापस टेस्ट ब्रांच पे मैं आ गया। अब टेस्ट ब्रांच के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक CSS लगानी है। मैं पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ स्टाइल्स का। इसके अंदर एक मैं नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ, style.css। सही है भाई। अब यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल इसको बताया कि भाई मेरे पास जो HTML, सॉरी, बॉडी के ऊपर आपने बैकग्राउंड कर देना है ब्लैक, और कलर आपने कर देना है ठीक है। अभी यही फाइल जो है वो मैं यहाँ पे इंक्लूड भी करवा देता हूँ। कैसे लगाते हैं CSS की फाइल, याद है सबको? लिंक के आगे क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्या लिखते हैं इसमें, और उसके बाद ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो टाइप टेक्स्ट स्लैश CSS भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ ये करने के बाद हमारी CSS फाइल चल जाएगी। अगर मैं चाहूँ तो लोकली इन चेंजेस को देख भी सकता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे अपने इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, और इसे ब्राउज़र में भी ओपन करके देख सकता हूँ। ये मेरी लोकल चेंजेस आ गई, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये है कि सब सही चल रहा है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इन चेंजेस को कमिट कर सकता हूँ। देखो मैं अभी कमिट पहले कहाँ कर रहा था, मेन ब्रांच के अंदर। अब मैं कमिट कहाँ पे करूँगा, टेस्ट ब्रांच में खड़ा हूँ। टेस्ट ब्रांच पे रहती मैंने काम किया, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है कमिट टू
टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले बताना है इसको अपनी कमिट का मैसेज, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ भाई, मैंने ऐड कर दी है CSS या एडिट स्टाइल्स, ठीक है। और ये करने के बाद मैं कर देता हूँ कमिट टू टेस्ट। अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन बता रहा है CSS फाइल के साथ, क्योंकि CSS की फाइल ऐड हुई है और index.html के अंदर हमने चेंज किया है, लिंक का वो लगाया है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि index.html की फाइल जो है वो मॉडिफाई हुई है, ठीक है। ये करने के बाद मैं कर देता हूँ कमिट टू टेस्ट और फिर कर देता हूँ पुश। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे अभी मेन ब्रांच के अंदर हूँ। मेन ब्रांच में आके मैं रीलोड करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्टाइल्स का फोल्डर तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ब्रांच उसके लिए चेंज करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, यहाँ पे टेस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं आ गया टेस्ट ब्रांच में। टेस्ट ब्रांच में स्टाइल्स है, ठीक है। यहाँ पे आ गई टेस्ट ब्रांच। अब जब ये इस ब्रांच के अंदर काम हो गया सारा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ मैंने इसको चेक, अब जो जिसने भी ये काम किया था ना, वो क्या करेगा, जब उसका काम कंप्लीट हो गया है तो वो मुझे इन्फॉर्म करेगा कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है, आप चेक कर लें। और चेक करने के बाद अगर ठीक लगता है तो मर्ज कर लें। उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो ओपन करेगा एक PR। क्या ओपन करेगा? PR का मतलब क्या होता है? पुल रिक्वेस्ट। क्या होता है? पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप डेली बेसिस पे पुल रिक्वेस्ट ओपन कर रहे होते हो, क्लोज कर रहे होते हो, मर्ज कर रहे होते हो, ठीक है। तो पुल रिक्वेस्ट के अंदर क्या होता है, मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया ना, तो यहाँ ऊपर भी मेरे पास आ गया कंपेयर पुल रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरी अब ब्रांच डिफॉल्ट नहीं है। टेस्ट के अंदर मैं खड़ा हूँ, उसमें मैंने कुछ काम किया है, तो ये मुझसे पूछ रहा है कि अगर आप चाहो तो इस ब्रांच को मर्ज करने के लिए आप पुल रिक्वेस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है गिटहब डेस्कटॉप के अंदर कि आप इस ब्रांच पे से पुल रिक्वेस्ट बना सकते हो, ताकि इसकी जो चेंजेस हैं वो सारी की सारी कहाँ चले जाएँ, index.html में, सॉरी हमारी मेन ब्रांच में चले जाएँ, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे जो भी है मेरी पुल रिक्वेस्ट के अंदर, यहाँ पे उसका जो भी मैंने हेडिंग बतानी है कि भाई मैंने यहाँ पे ये चेंजेस किए हैं, ताकि कोई भी पुल रिक्वेस्ट देख रहा हो उसको पता हो कि ये पुल रिक्वेस्ट इस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर वो चाहे तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन डाल सकता है। मैं सिंपली यहाँ पे क्रिएट PR कर रहा हूँ, तो ये पुल रिक्वेस्ट जो है वो क्रिएट हो गई, ठीक है। अब ये पुल रिक्वेस्ट क्रिएट होने के बाद कैसी लगती है, पुल रिक्वेस्ट में ना यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बता रहा होता है कि भाई इस पुल रिक्वेस्ट में फाइल्स जो हैं वो कौन कौन सी चेंज हुई हैं। पहले तो ये बता दिया कि भाई इसमें ये चेंज हुआ है, फिर इसने बताया कि ये वाली फाइल जो है वो यहाँ पे इसमें ये वाला काम हुआ है। इस तरह से सारी चीज़ें आपको पुल रिक्वेस्ट के अंदर बता रहा होता है। अब मैं अभी काम कर नहीं सकता इसमें, क्योंकि अभी ये जो चेंजेस हैं ये मेरी अपनी है, ठीक है। वैसे क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे आते हो फाइल चेंज के अंदर, यहाँ पे आप चेंजेस को रिव्यू करते हो, ठीक है। मैं खुद नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अपनी चेंजेस हैं। जो खुद काम करता है वो अपनी चेंजेस को रिव्यू नहीं कर सकता, कोई दूसरा थर्ड पर्सन करेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने हर काम ठीक ही किया होगा, ठीक है। दूसरा बंदा आके बताएगा ना मुझको कि आपने ये वाला काम गलत किया है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने खुद किया है, इस वजह से मेरे पास यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। देख रहे हो डिसेबल्ड है अप्रूव का, इस वजह से मैं यहाँ पे चेंजेस को अप्रूव नहीं कर सकता। लेकिन मैं डायरेक्टली अभी, क्योंकि मेरे पास सेटिंग्स के अंदर अलाउड है, तो इस वजह से मैं चेंजेस को मर्ज कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे मर्ज पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा और कन्फर्म मर्ज कर दूँगा, तो क्या होगा, मेरी टेस्ट वाली जो ब्रांच की जितनी भी चेंजेस हैं वो सारी की सारी कहाँ आ जाएंगी, मेन में आ जाएंगी। अब जो मेरी जितनी भी चेंजेस थी वो सारी मर्ज हो गई हैं। अब देखो ये भी मुझे बता रहा है कि पुल रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली मर्ज हो गई है। अगर आप चाहो तो अब इस ब्रांच का तो कोई फ़ायदा नहीं रहा, तो अब आप इसको ब्रांच को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। ब्रांच का काम कहाँ तक का होता है, उसमें आप उस ब्रांच को क्रिएट करो, उसमें काम करो, काम करने के बाद जब वो ब्रांच मर्ज हो जाए तो उसको डिलीट कर दो, ठीक है। जो आपने कमिट्स की थी उस ब्रांच के अंदर वो सारी की सारी अब कहाँ पे नज़र आ जाएंगी, आपको मेन के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस ब्रांच को फॉर एग्जांपल अभी डिलीट भी कर देता हूँ, ठीक है, तो डिलीट करने के बाद अगर मैं आता हूँ यहाँ पे इसमें मेन के अंदर, ठीक है, मेन के अंदर आता हूँ और मैं यहाँ पे मेरे पास आ रही होंगी कमिट्स, ये आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे देखो मेरे पास एडिट स्टाइल्स वाली कमिट मैंने कहाँ पे की थी, टेस्ट में की थी, लेकिन क्योंकि मैंने ब्रांच को मर्ज कर दिया वो कमिट अब यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो देख भी सकता हूँ कि इस वाली कमिट के अंदर काम क्या हुआ था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये साथ साथ ये भी बताएगा कि कौन सी कमिट किस बंदे ने की है। अभी क्योंकि सारी कमिट्स मैंने ही की हुई है, तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इसहाक भोजानी कमिटेड 1 मिनट अगो, इसहाक भोजानी कमिटेड 4 मिनट्स अगो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल नादिर भी कमिट कर रहा होता तो लिखा हुआ होता नादिर कमिटेड। अब गिटहब को कैसे पता चल रहा है कि ये कमिट्स कौन कर रहा है, जो हमने सेटिंग्स में गए थे, हमने यहाँ पे गिटहब की
फाइल में जाने के बाद मैंने बताया था ऑप्शंस में आना है, अपने गिट पे आना है और यहाँ पे अपना ईमेल और नाम सेट करना है। ये यहाँ से इसको पिक कर रहा है, ठीक है। जब भी आप कमिट करोगे तो यहाँ पे जो सेटिंग्स में आपकी जो नाम और ईमेल सेट होगी वो कमिट के साथ स्टोर रखेगा उसको कि भाई फला बंदे ने कमिट किया था इसको, ठीक है। ब्रांच में नहीं, कमिट पूरी की पूरी उठ के ब्रांच में चली गई ना वो, तो कमिट की जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो भी ब्रांच में आ गई। पुल रिक्वेस्ट पुल रिक्वेस्ट वो क्रिएट करता है जिसने काम किया होता है जी, जिसने भी उस ब्रांच में काम किया है वो पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। और उस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करता है वो जो ओनर हो या जो भी मैनेजर हो, जो भी होता है, ठीक है, वो फिर उसको अप्रूव करता है, वही रिव्यू करता है। बाज़ औक़ात पीयर रिव्यूइंग भी हो रही होती है कि अगर आप हो और आप हो लेकिन आप दोनों सेम लेवल के डेवलपर हो तो आपका कोड ये रिव्यू करेगा और इसका कोड आप रिव्यू करोगे, इस तरह भी होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मेरी ये वाली जो चेंजेस थी सीएसएस वाली वो सारी की सारी उसमें चली गई, तो यहाँ भी अपडेट हो जाना चाहिए ना उसको। मैं इसको रीलोड करता हूँ और वो चीज़ें अपडेट हो गई, सही है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे जो भी चेंजेस आ रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक नई ब्रांच क्रिएट करता हूँ। ये वाली ब्रांच जो है वो मैंने डिलीट कर दी थी, मैं यहाँ पे आता हूँ। लोकल ब्रांच मेरे पास अभी भी क्रिएटेड है, वो डिलीट हुई है ब्रांच कहाँ से, गिटहब से हुई है, ठीक है। अगर मैं इस ब्रांच को यहाँ पे भी डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं सिलेक्ट करके यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं डिलीट करूँगा, वापस मेन ब्रांच में आ गया। अब मैं वापस क्या करता हूँ, मैं एक और न्यू ब्रांच क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसका नाम दे रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास टेस्ट डिलीट हो चुकी है, दोबारा टेस्ट नाम से भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसका नाम दे रहा हूँ टेस्ट1, ठीक है। टेस्ट1 करने के बाद मैं करता हूँ पब्लिश ब्रांच, ठीक है। अच्छा, इस ब्रांच के अंदर मैंने एक काम और भी करना है, मैंने ये करना है कि यहाँ पे जो मेरे पास H1 का टैग है इस पे लग जाए एक बॉर्डर, ठीक है। वाइट बॉर्डर लग जाएगा 1 पिक्सल्स का, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है इसलिए वाइट बॉर्डर नज़र आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके अभी उसी ब्रांच के अंदर रहते हुए ही कमिट कर रहा हूँ टेस्ट1, तो मेरी चेंजेस बॉर्डर वाली कहाँ पे होंगी, टेस्ट1 के अंदर होंगी, मेन में नहीं होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मैसेज में एडिड बॉर्डर कमिट टू टेस्ट1 और उसके बाद मैंने कर दिया पुश। अच्छा, अब ये चेंजेस जो हैं वो मेरी यहाँ पे नज़र आएंगी, नहीं आएंगी। क्यों नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया था मेन, क्या सिलेक्ट किया था, मेन, तो वो हमेशा मेन ब्रांच की चेंजेस को ही यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो मेन ब्रांच की चेंजेस ना दिखाए बल्कि टेस्ट1 की चेंजेस यहाँ पे दिखाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेजेस में आऊँगा, सेटिंग्स में आके ब्रांच में मेन की जगह कर दूंगा टेस्ट1, ठीक है। जितनी भी ब्रांचेज आपकी क्रिएट हुई होंगी वो सारी यहाँ नजर आएंगी आपको। ये करने के बाद मैं कर देता हूँ इसको सेव करने के बाद थोड़ी देर के बाद मुझे वो चेंजेस वहाँ पे नज़र आ जाएंगी, ठीक। अच्छा, ये नहीं आ रहा, 2 मिनट लगेंगे, जब तक हम एक काम करते हैं। मैं एक काम ये कर रहा हूँ, फटाफट ना इसकी पीआर बनाने के बाद इसको मर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ दिखानी है। मैं पीआर बनाता हूँ, पीआर बना ली मैंने, और बनाने के बाद अब मैं इसको कर रहा हूँ मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मर्ज करने के बाद अभी मैंने यहाँ पे मर्ज करने से क्या होता है, टेस्ट1 की जितनी भी चेंजेस होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, मेन में। लेकिन वो मेन में जो चेंजेस गई हैं वो अभी सिर्फ गिटहब पे रखी हुई हैं, है ना, गिटहब पे रखी हुई है ना, मेरे पास लोकल तो नहीं आई है। अब वो लोकल गिटहब से लोकल अपने पास लेके आने के लिए उन चेंजेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ वापस मेन ब्रांच में आता हूँ, तो जैसे ही मैं फैच करूँगा ना, फैच का मतलब ये होता है कि भाई लेटेस्ट अपडेट्स देख लो, कोई अपडेट तो नहीं आई हुई, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे बता रहा है पुल, ये 2 बार बता रहा है, यानी 2 कमिट्स हैं जो कि आप पुल कर सकते हो। यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ रहा है, अब ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले भी मैंने एक ब्रांच मर्ज की थी, अभी फिर मर्ज की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पुल कर लूँगा, ठीक है। अब पुल करने के बाद देखो मेरे पास यहाँ पे सारी चेंजेस आ गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे मेन ब्रांच के अंदर कुछ चेंज किया है, तो वो टेस्ट1 में जाएगा या नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ कि भाई पी के ऊपर आपने बॉर्डर लगाना है, यही वाला, ठीक है। पी के ऊपर भी मैंने बॉर्डर लगा दिया, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ एडेड बॉर्डर ऑन पी, और ये मैंने कमिट किया है मेन के अंदर, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से चले जाता हूँ वापस टेस्ट1 के अंदर,
VS कोड में जाता हूँ, देख रहे हो पी गायब हो गया। क्यों? क्योंकि टेस्ट 1 के अंदर थोड़ी है वो चेंजेस, वो कहाँ पे हैं? मेन में। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, मेन में आता हूँ और इसमें आता हूँ, ये आ गया वापस। ठीक है, जो चेंजेस मैंने जहाँ की थी वो वहीं रखी रहेंगी। ठीक है, आप चाहो तो ब्रांचेस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे जो चीज़ आपने की है वो वहीं रहेगी। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से फिर पुश कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं वापस, अभी यहाँ पे इसको मैंने टेस्ट किया था। ये अभी इसकी डिप्लॉयमेंट हो रही है, नहीं हुई है नहीं पता, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम के बाद ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा वापस एक काम करते हैं, हम इसको आज कर लेते हैं। समझ में तो आ गया ना कि इसको कैसे चेंज करना है। वापस मैं इसको मेन करके इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है,